नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे पेगासस स्पाईवेयर मामला और भारतीय कानून, आंध्र प्रदेश तेलंगाना जल विवाद, एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया जाना, प्यू रिसर्च सेंटर का भारत में धर्म पर व्यापक सर्वेक्षण और 97वें संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह संदर्भित है पेगासस स्पाईवेयर मामले और भारतीय कानून से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेगासस सॉफ्टवेयर फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि नई रिपोर्ट ये बात बता रही है कि किस प्रकार से इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर सार्वजनिक हस्तियों की गुप्त निगरानी और जासूसी करने के लिए किया गया है। हम इसके तहत पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि अभी हाल में ही चर्चा में रहा पेगासस प्रोजेक्ट क्या है, और उसके बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है। इसकी शुरुआत को हम 2020 से देख सकते हैं, जब एक गैर लाभकारी संस्था फॉरबिडन स्टोरी में 50,000 फोन नंबरों की एक लक्षित सूची लीक हुई और इसके माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार से पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रमुख विपक्षी राजनेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों और अन्य राजनीतिक असंतुष्टों पर पेगासस से जासूसी की जा रही है। फॉरबिडन स्टोरीज एक गैर लाभकारी संस्थान है जिसका मिशन खतरे, जेल या हत्या का सामना करने वाले पत्रकारों के काम को जारी रखना और प्रकाशित करना है। इसके तहत वह ऐसी सामग्रियों को प्रकाशित करता है जिसे अन्य पत्रकारों के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। फॉरबिडन स्टोरी के द्वारा 2020 में जिस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, उसमें दिए गए फोन नंबरों की जांच अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा की गई और उसने जांच के माध्यम से इस बात का पता लगाया कि किस प्रकार से दुनिया भर में हजारों फोन नंबरों का प्रयोग किया जा रहा है दुनिया भर की सरकारों के द्वारा पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन पर जासूसी किए जाने के लिए। और इस तरीके से पेगासस स्पाईवेयर जो पहले भी चर्चा में रहा है, वह अब फिर से चर्चा में आ गया है। जब यह मामला 2020 के बाद आगे बढ़ा तो आगे एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरी के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसे उन्होंने द पेगासस प्रोजेक्ट के नाम से वर्णित किया, इसके माध्यम से उन्होंने इस जानकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण 17 मीडिया संस्थानों को यह जानकारी दी और 18 जुलाई 2021 से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में पेगासस प्रोजेक्ट के नाम से यह जानकारी सामने आने लगी। इस जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि भारत में भी पेगासस के माध्यम से जासूसी के मामले जारी हैं और इसके तहत अनेक मानवाधिकार संगठनों के साथ ही पत्रकारों आदि पर भी जासूसी की गई है। इसके तहत अनेक कैबिनेट मंत्री, विपक्षी नेता, संवैधानिक प्राधिकारी, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिकों के साथ ही 40 से अधिक पत्रकारों पर जासूसी की गई है, जिसमें स्टेन स्वामी और उमर खालिद आदि का नाम भी महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं पेगासस की, तो यह एक इजरायली कंपनी एनएसओ के द्वारा विकसित किया गया एक स्पाईवेयर है, यानी एक ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किया जाता है लोगों पर जासूसी का काम करने के लिए। यह है 2010 के बाद 2016 में तब चर्चा में आया जब दुनिया भर में इसको लेकर सरकारों पर यह आरोप लगाया गया कि सरकारें पेगासस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके अपने ही नागरिकों पर जासूसी कर रही हैं। 2016 में पेगासस का जो पुनरा संस्करण कार्य करता था, वह एक लिंक के माध्यम से काम करता था, जिसमें टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के माध्यम से लक्षित व्यक्ति तक लिंक भेजा जाता था और जब वह लक्षित व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता था तो चुपचाप वह पेगासस सॉफ्टवेयर उस व्यक्ति के कंप्यूटर आदि में इंस्टॉल हो जाता था। एक बार पेगासस स्थापित होने के बाद लक्षित उपयोगकर्ता की सारी जानकारी को हमलावर के पास पहुंचा देता था और उस व्यक्ति को इसके बारे में पता भी नहीं चलता था। 2016 में चर्चा आने के बाद अब पेगासस
पेगासस ने अपने आप को और भी ज्यादा आक्रामक कर दिया है और इसके माध्यम से उसने कुछ ऐसी क्षमताएं अर्जित की हैं जिससे उसकी क्षमताएं और भी ज्यादा उन्नत हो गई हैं। इसमें अब पेगासस का संक्रमण शून्य क्लिक तकनीक के माध्यम से भी किया जा सकता है, यानी जिस व्यक्ति को किसी व्यक्ति के फोन या लैपटॉप में पेगासस को इंस्टॉल करना होगा तो अब उसके लिए यह जरूरी नहीं रह गया है कि वह किसी प्रकार के लिंक को क्लिक ही करे। इसमें एक व्हाट्सएप कॉल आदि के माध्यम से भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति को अब लिंक पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, उसके व्हाट्सएप पर मात्र एक कॉल किया जाएगा और इससे ही चुपचाप पेगासस उसके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें किसी सिस्टम में उत्पन्न 0 डे प्रकार की खामियों का प्रयोग किया जाता है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में व्याप्त खामियां या बग होते हैं जिसके बारे में मोबाइल फोन के निर्माता को भी जानकारी नहीं होती है और वे इसे ठीक कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। इस प्रकार की कमजोरियों का लाभ उठा के पेगासस को बिना यूजर की जानकारी के ही उसके फोन या फिर कंप्यूटर आदि में इंस्टॉल किया जा सकता है। इस प्रकार से इंस्टॉल किया गया पेगासस उस व्यक्ति के विविध प्रकार के पासवर्ड के साथ ही उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसके कैलेंडर की इवेंट, उसके टेक्स्ट मैसेज, उसकी लाइव वॉइस कॉल के साथ ही उसके कैमरे और माइक्रोफोन तक भी पहुंच बनाकर उसके फोन अथवा लैपटॉप से ही उसकी जासूसी को कर सकता है। और इस तरीके से पेगासस बिना व्यक्ति की जानकारी के ही काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि यह जासूसी का जो कृत्य है वह नवीन नहीं है। इसके पहले भी वैश्विक स्तर पर और भारत में जासूसी के अनेक उदाहरण देखे गए हैं। इसमें अमेरिका का वाटरगेट मामला सर्वाधिक चर्चा में रहा था, जो 1972 से 74 के काल में देखने में आया था और इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इस्तीफा तक देना पड़ा था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया गया कि वे विपक्षी डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी मुख्यालय की जासूसी कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी का शासी निकाय है। यह मामला इतना ज्यादा चर्चा में रहा कि इसके चलते अंततः रिचर्ड निक्सन को ही इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी इससे पहले विविध प्रकार के जासूसी के मामले देखे गए हैं, जिसमें 2012 में हिमाचल प्रदेश में, 2013 में गुजरात में यह मामला काफी चर्चा में रहा था। हमें भारत में जासूसी से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों को भी समझना चाहिए, जिसमें सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के द्वारा कॉल रिकॉर्ड आदि पर प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ टेलीग्राफ नियमों के 419A के माध्यम से भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। 2000 में भारत द्वारा जो आईटी अधिनियम को पारित किया गया था, उसकी धारा 69 और 69B में भी इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। हालांकि इसमें इस बात को लेकर स्पष्टता नहीं है कि किस मामले में टेलीग्राफ एक्ट को लागू किया जाएगा और कहां पर आईटी एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। हमें यह भी समझना होगा कि भारत में जासूसी को किए जाने के संदर्भ में जो प्राधिकृत सरकारी आसूचना एजेंसी हैं, उनकी संख्या को लेकर भी निश्चितता नहीं है। 2014 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके संदर्भ में संसद को यह सूचित किया था कि 9 केंद्रीय एजेंसियों को इसके लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि 2018 में यह संख्या 18 बताई गई और आरटीआई अधिनियम के माध्यम से यह संख्या 22 बताई गई है। यानी कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसियां जासूसी करने में संलग्न हैं, इसको संख्या को लेकर ही निश्चितता नहीं है, जो आगे जासूसी को और भी बढ़ा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सर्विलांस या निगरानी को जारी रखा जाता है, जिसके तहत विविध प्रकार की एजेंसियां सूचना एकत्र करने के लिए लोगों की गतिविधियों, व्यवहारों या सूचनाओं पर निगरानी रखती हैं। इसमें सीएमएस, टीसीआईएस, नेत्र, सीसीटीएनएस आदि महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनमें से कोई भी कार्यक्रम विधायिका के कानून द्वारा समर्थित नहीं है, जिसके चलते इसकी आलोचना की जाती रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में जब भी जासूसी की बात आती है तो विशेष रूप से 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पुट्टा स्वामीवाद के बाद, तो जिसके माध्यम से भारत में निजता के अधिकार को प्रवर्तित किया गया था, उसके तहत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो भारत में जासूसी को लागू किए जाने के संदर्भ में
पहले लागू किए जाने चाहिए। जैसे कि इसमें इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि किसी भी प्रकार की जासूसी या सर्विलांस को किया जा रहा है तो वह संसद द्वारा स्थापित कानून के आधार पर ही किया जाना चाहिए और इसमें आवश्यकता व आनुपातिकता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना होगा। इसके तहत जब सभी विकल्प समाप्त हो जाएं तभी जासूसी के विकल्प को अपनाया जाना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही संख्या में जासूसी की जानी चाहिए। इसमें जासूसी किए जाने के उद्देश्य को भी शामिल किया जाना होगा, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ही इसको लागू किए जाने की आवश्यकता है। भारत में जासूसी और आसूचना से संबंधित इस प्रकार की अस्पष्टता की पृष्ठभूमि में ही 2010 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि भारत में इंटेलिजेंस एजेंसियों को विधि के आधार पर उत्तरदायी बनाए जाने की आवश्यकता है और इसके माध्यम से एक समिति संसदीय आधार पर बनाई जानी चाहिए जो विविध प्रकार की आसूचना एजेंसियों को विनियमित और उत्तरदायी बनाए जाने के संदर्भ में कार्य कर सके। इसके तहत हमें 2017 के पुट्टा स्वामी वाद को ध्यान में रखना होगा, नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिए कार्य करना होगा और राज्यों के द्वारा की जाने वाली जासूसी को राष्ट्रीय हित, संप्रभुता आदि के आधार पर ही स्थापित किए जाने की जरूरत है। हमें इसके संदर्भ में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि की जाने वाली जासूसी को विधि के आधार पर ही समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है और संसद की स्वीकृति के आधार पर ही इसको स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिस प्रकार से हाल के समय में भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर विविध प्रकार के प्रश्न उठते रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि में हमें 2018 की श्री कृष्ण समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यानी व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर कानून को भी बनाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से पिगैसस प्रोजेक्ट के माध्यम से जिस तरीके के निष्कर्ष सामने आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय विधि व्यवस्था में उसी के अनुरूप भारत में सुधारों को स्थापित करने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह संदर्भित है आंध्र प्रदेश तेलंगाना जल विवाद से। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच मुख्य रूप से कृष्णा और गोदावरी नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के न्याय क्षेत्र को निर्धारित करने के माध्यम से दोनों के मध्य जारी विवाद को कम किए जाने का प्रयास किया गया। हालांकि अभी भी इसके संदर्भ में विवाद पूर्ण रूप से हल नहीं हो सका है, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य यह जो विवाद देखा जा रहा है, इसका मूल हम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत देख सकते हैं, जिसके तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य विविध नदियों के बंटवारे को लेकर इस तरीके का प्रावधान किए जाने पर बल दिया गया कि दोनों ही राज्यों के मध्य विशेष रूप से गोदावरी और कृष्णा की नदी का बंटवारा बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। हालांकि इसमें जिस तरीके की संस्थाओं, नदी बोर्ड और शासी निकायों को स्थापित किए जाने की बात कही गई थी, उसके संदर्भ में दोनों ही राज्यों ने बेहतर ढंग से कार्य नहीं किया है, जिसके चलते विवाद बढ़ गए हैं। हमें यह समझना होगा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया और उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा और गोदावरी नदी जल बंटवारे को लेकर विवादों का बेहतर ढंग से समाधान किए जाने के लिए यह प्रावधान किया गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब भी नदी जल के विषय में कोई कार्य करेंगे तो इसमें वे न केवल कृष्णा नदी से संबंधित नदी बोर्ड को विश्वास में लेंगे, साथ ही साथ वह गोदावरी नदी से संबंधित नदी बोर्ड को भी विश्वास में लेंगे। इसके तहत एक शीर्ष परिषद का भी गठन किया गया और यह कोशिश की गई कि इसके माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर विवादों का बेहतर ढंग से समाधान कर सकेंगे। हालांकि हाल के समय में यह देखा गया है कि दोनों ही राज्य कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं जिसमें नदी जल बोर्ड और शीर्ष परिषद को विश्वास में नहीं लिया गया है, जिसके चलते तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गए हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कामकाज की निगरानी के लिए एक शीर्ष परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसमें विवादों का समाधान किए जाने की दिशा में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को शीर्ष परिषद में शामिल किया गया था।
किंतु वर्तमान में जो नए प्रोजेक्ट देखने में आ रहे हैं उसमें शीर्ष परिषद को विश्वास में नहीं लिया गया है, जिससे दोनों ही राज्यों के मध्य विवाद जारी है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा श्रीशैलम जलाशय के हिस्से के माध्यम से कृष्णा जल के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है, जिसका तेलंगाना सरकार द्वारा विरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्रीशैलम जलाशय आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है, जो नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना पर यह आरोप लगाया है कि तेलंगाना भी कई नवीन प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है और इसकी भी मंजूरी नहीं ली गई है। इसमें पलामूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी पर डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के साथ ही तुपाकुलगुडेम परियोजनाएं आदि महत्वपूर्ण हैं। यदि हम बात करें भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की, तो भारत में संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के संदर्भ में न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है और इसके माध्यम से संसद कानून के द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संदर्भ में किसी भी विवाद या शिकायत के निर्णय का प्रावधान कर सकती है। इसके तहत संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि वह ऐसे किसी विवाद या शिकायत के संदर्भ में ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति दे। यानी अगर संसद चाहे तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के संदर्भ में यह निर्धारित किया जा सकता है कि इसके निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय आदि के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हालांकि संसद के द्वारा इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इसको छोड़कर संसद ने दो अन्य महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, जिसमें नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और जल विवाद अधिनियम 1956 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नदी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है और संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें सलाह देने के लिए नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को एक अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के संदर्भ में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निस्तारण करने के लिए एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार देता है, जिसके निर्णय को अंतिम माना जाता है और यह विवादों के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। इसमें संसद यदि चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट आदि के क्षेत्राधिकार को सीमित कर सकती है, किंतु चूंकि संसद द्वारा इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसी के चलते न्यायाधिकरणों का निर्णय आने के बावजूद इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है, जिससे मामला काफी जटिल हो जाता है। इस पूरे विवाद को हमें कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों का राजस्व इससे प्रभावित हुआ है। यही कारण है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को ही यह सलाह दी जाती रही है कि वे नवीन प्रोजेक्ट को बनाए जाने के स्थान पर अन्य विकल्पों की आवश्यकता पर बल दें, जिसमें जल का समुचित उपयोग किए जाने के साथ ही वर्षा जल संचयन आदि पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। तभी इस प्रकार के वाद विवादों का बेहतर ढंग से हल हासिल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह संदर्भित है एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए जाने से। हाल ही में नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है और भारत के अनेक विद्वान इस नियुक्ति को भारत के पक्ष में मान रहे हैं, जिससे भारत और अमेरिका के मध्य संबंध बढ़ सकते हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका और भारत के मध्य जिस प्रकार से संबंधों में गहराई देखी गई है, वह बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के काल से ही आगे बढ़ा है, जो आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान में जो बाइडेन के काल में भी जारी है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि विशेष रूप से 2020 में भारत का जिस प्रकार से चीन के साथ सीमा विवाद देखा गया, उसकी पृष्ठभूमि में भारत और अमेरिका के संबंध काफी विकसित हुए हैं, जिसके उदाहरण के रूप में आप क्वाड, मालाबार अभ्यास, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग आदि का उदाहरण दे सकते हैं। इसमें हम रक्षा सहयोग का भी उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों ने न केवल सैन्य हथियारों की खरीद फरोख्त को आगे बढ़ाया है, साथ ही साथ सैन्य सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ ही क्रिटिकल प्रौद्योगिकी तक अमेरिका ने भारत की पहुंच को भी सुनिश्चित किया है। विशेष
विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार नवीन अमेरिकी राजदूत के आगमन के पश्चात इसमें और भी ज्यादा विविधता देखने की आशा है, जिससे भारत और अमेरिका के संबंध और भी गहन हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में सोसाइटी यानी भारतीय समाज से है। यह संदर्भित है प्यू रिसर्च सेंटर के भारत में धर्म पर किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण से। हाल ही में अमेरिका आधारित एक प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा भारत में एक धार्मिक सहिष्णुता को लेकर सर्वे किया गया और इसमें इस बात को स्थापित किया गया कि किस प्रकार से भारतीय सभी प्रकार के धार्मिक विश्वासों के सम्मान पर बल देते हैं, लेकिन धार्मिक विश्वासों में सम्मान पर बल दिए जाने के साथ ही भारत में धार्मिक अलगाव भी देखा जाता है। इसके तहत लगभग 84% भारतीय सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक समूहों को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने पर बल देते हैं, किंतु इसमें हम धार्मिक अलगाव के लक्षणों को भी देखते हैं। अधिकांश भारतीय इस तथ्य को भी स्थापित करते हैं कि वे धार्मिक समूहों के अलगाव का समर्थन करते हैं और उनके द्वारा अपने ही समुदाय में विवाह और निवास पर बल दिया जाता है। इस पूरे मामले के संदर्भ में बीबीसी द्वारा भी रिपोर्टिंग की गई है और वे भारत में धार्मिक विविधता के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की मान्यताओं के विपरीत प्रकार की स्थितियों को देखते हैं। इस पूरे वाद विवाद की संकल्पना में हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझना होगा जो विश्व स्तर पर धार्मिक समुदायों के आपस में घुलने मिलने से संबंधित हैं। इसमें मेल्टिंग पॉट संकल्पना के साथ ही सलाद बाउल सिद्धांत और थाली सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉट संकल्पना की, तो ये एक ऐसी संकल्पना है जिसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों यानी अप्रवासियों को एक प्रभावशाली संस्कृति में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार से मेल्टिंग पॉट संकल्पना के तहत विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां एक समान राष्ट्रीय पहचान में मिश्रित हो जाती हैं और ये पहचान पाना मुश्किल होता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की पहचान से संबंधित है। अनेक विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका में जिस प्रकार से संस्कृतियों का विकास हुआ है वह मेल्टिंग पॉट संकल्पना को ही दर्शाता है। इसके विपरीत सलाद बाउल सिद्धांत भी काफी महत्वपूर्ण है, जो एक नए समाज में एकीकृत होने के दौरान अप्रवासी द्वारा अपनी विशेषताओं को बरकरार रखने की संकल्पना पर कार्य करता है। इसके आधार पर भारत में धार्मिक विश्वास कार्य करते हैं, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां अपनी विशिष्ट विशेषताओं को बनाकर रखती हैं, किंतु साथ ही साथ वे एक राष्ट्रीय पहचान के साथ भी सम्मिलित रूप से दिखाई देती हैं। हालांकि वर्तमान में विविध प्रकार के विद्वानों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारत में इस प्रकार का सलाद बाउल का सिद्धांत कार्य नहीं कर रहा, अपितु एक थाली की संकल्पना के आधार पर भारत में धार्मिक अलगाव देखा जा रहा है। इस प्रकार की थाली की संकल्पना में विभिन्न प्रकार के धार्मिक समूह अलग अलग रह रहे हैं और वे कुछ विशिष्ट मामलों में ही आपस में जुड़े रहते हैं। इसके संदर्भ में विविध प्रकार के विद्वान जैसे कि प्रताप भानु मेहता ने भी इस बात को स्थापित करने पर बल दिया है कि यूं तो भारत में धार्मिक विविधता विद्यमान है, सहिष्णुता देखी जाती है, किंतु हम इस धार्मिक विविधता और सहिष्णुता में एक प्रकार का बहिष्करण और खंडन को भी देखते हैं। समाजशास्त्री आशीष नंदी के द्वारा इसे सहिष्णुता के एक अवीर रूप यानी अनहीरोइक फॉर्म ऑफ टॉलरेंस के रूप में व्याख्यायित किया गया है, जिसमें लोग धार्मिक विश्वासों को मानते हुए साथ रहते हैं, किंतु उनके द्वारा दूसरे धार्मिक समूहों से ज्यादा घुलना मिलना स्वीकार नहीं किया जाता है और वे अपने समूहों में रहते हुए ही धार्मिक विश्वासों को बढ़ावा दिए जाने की बात कहते हैं। इस प्रकार भारत में धार्मिक विविधता और सहिष्णुता अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहती है, किंतु उसमें विविध प्रकार के अलगाव भी देखने को मिलते हैं। इसमें अनेक विशेषज्ञों ने कोच्चि जैसे शहरों का भी उदाहरण दिया है, जिसमें अलग प्रकार की धार्मिक विविधता दिखाई देती है, जिसमें लोग अलग अलग समूहों में निवास करते हुए भी धार्मिक विविधता और सहिष्णुता को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के धार्मिक सहिष्णुता के साथ अलगाव के मॉडल के अनेक बार सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं, क्योंकि कोच्चि में इस प्रकार के धार्मिक पृथकतावाद के चलते 600 वर्ष के इतिहास में कोई भी दंगा देखा नहीं गया है।
इस प्रकार अनेक विद्वान भारत में धार्मिक विविधता और सहिष्णुता की व्याख्या इस आधार पर करते हैं कि इसमें विविध धार्मिक विश्वासों को मानने वाले लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, किंतु वे दूसरे धार्मिक समुदायों से अधिक घुलते मिलते नहीं हैं। इसी आधार पर भारत में धार्मिक विविधता और सहिष्णुता की व्याख्या की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक महत्वपूर्ण आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह संदर्भित है 97वें संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संविधान संशोधन के कुछ भागों को शून्य घोषित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नवीन अध्याय भाग 9B को शामिल किया गया था और इसके माध्यम से भारत में सहकारिता के विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसके माध्यम से भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया और इसमें केंद्र सरकार को भी कई शक्तियां दी गई थीं। हालांकि इस पूरे मामले के संदर्भ में राज्यों का यह तर्क था कि इसमें सहकारिता का जो विषय है वो चूंकि राज्य सूची का विषय है, तो इस प्रकार से 9B भाग को शामिल करने से राज्यों के अधिकार में कमी आ सकती है। यही कारण है कि इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भाग 9B के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर शून्य घोषित कर दिया है कि इनको बनाए जाने के संदर्भ में राज्यों की सहमति नहीं ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्थापित किया गया है कि सहकारिता का विषय चूंकि राज्य सूची का विषय है, अतः सहकारिता से संबंधित किसी भी मसले पर संसद द्वारा कार्रवाई किए जाने के लिए राज्यों से भी सहमति ली जानी चाहिए थी। चूंकि राज्यों से सहमति नहीं ली गई, अतः उनके द्वारा अब कुछ भागों को शून्य घोषित कर दिया गया है। हालांकि हमें यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनेक राज्यों में कार्य करने वाली सहकारी समितियों को लेकर केंद्र के अधिकार को बनाए रखा है और इससे सहकारिता का विषय फिर से चर्चा में आ गया है। हमने इससे पहले भी सहकारिता के मंत्रालय के संदर्भ में डेली न्यूज एनालिसिस में चर्चा की थी, जिसको आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, हाल ही में पेगासस स्पाईवेयर मामले की पृष्ठभूमि में भारतीय खुफिया एजेंसियों पर विधायी जवाबदेही और संसदीय निरीक्षण की आवश्यकता का परीक्षण करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को नई परियोजनाएं के बजाय पानी और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान देना चाहिए। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच उभरे अंतर्राज्यीय जल विवाद के संदर्भ में विश्लेषण करें। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप पेगासस स्पाईवेयर मामले का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में जासूसी और सर्विलांस से संबंधित विधिक प्रावधानों का उल्लेख करेंगे और इसमें निहित चुनौतियों और सीमाओं को भी बताएंगे। फिर आप चुनौतियों के निवारण में कुछ सुझावों की चर्चा करेंगे, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट वाद और संसद निरीक्षण की आवश्यकता पर बल देंगे। इस प्रकार से आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना नदी जल विवाद का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के संदर्भ में संवैधानिक और विधिक प्रावधानों की व्याख्या करेंगे। फिर आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना नदी जल विवाद के संदर्भ में निहित चुनौतियों को स्पष्ट करेंगे और चुनौतियों के निवारण के संदर्भ में कुछ उपायों की भी चर्चा करेंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।